अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर है 10 और टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है इसको डिस्कस किया था यूनिट 10 को, सारा कुछ आपने जो है पढ़ चुके हो। अब हम न्यूमेरिकल्स जो है वो देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो हमारे पास 10.1 से लेकर हमारे पास 10.4 तक क्या है, उस पर ये फार्मूला लिखेगा T = 2 पाई L ओवर G। ठीक है, किसी में क्या है वो आपसे टाइम पूछ सकता है, तो किसी में आपसे G की वैल्यू पूछ सकता है, किसी में क्या है L की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका होम टास्क है। ठीक है, अब 10.5 पे क्या कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो उसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फाइंड आउट करने का है। F = × T = 1। ठीक है, और ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। ठीक है, आपने वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वेव इक्वेशन को जो है वो लगा दें। अगर लैम्डा जो फाइंड आउट करना है तब भी जो है हमें वेव इक्वेशन का फार्मूला लगेगा। अब ये 10.6 में भी यही जो है वो हमें टाइम पीरियड भी पूछ रहा है, लैम्डा भी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। 10.7 में भी वो यही पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगा एंड वेवलेंथ क्या होगी। 10.8 में भी एज इट इज है। 9 में क्या हो रहा है कि वो आपसे जो है यही फार्मूला लगेगा और डिस्टेंस जो है वो पूछेगा D = vt। अगर आपके पास जो है वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, D/T हो जाएगा। इसी तरह 10.10 में जो है हमारे पास लैम्डा फाइंड आउट करना है और स्पीड आपको दी हुई है। ये जो c है वो v के इक्वल होता है, यानी इसको आप c भी कह सकते हो, v भी कह सकते हो। अब 10.1 जो था आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन एंड कंडीशंस का जो था वो डिस्कस किया था। एग्जांपल्स भी आपको पता है। 10.3 में डैम्प ऑसिलेशन भी पता है आपको, वेव टाइप्स क्या होती हैं ये भी आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स का भी आपको पता है। और ये उसने कहा है ड्रा करनी है आपने वेव का जिसका क्रस्ट 2 सेंटीमीटर हो एंड हमारे पास क्या हो, वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है वो 4 हो। ठीक है, तो ये आपको ये भी बता दिया है। इसके बाद 10.7 में रिलेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप जो है कि v/dt वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 10.7 में होगा। फिर आपने क्या करना है कि मैटर जो है वेव्स के साथ क्या ट्रांसफर करती है, नो, मैटर जो है वो वेव्स के साथ ट्रांसफर मूव नहीं करती। ठीक है, 10.8 में है। फिर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन आपने रिपल टाइम में बहुत अच्छे से किया है। एंड 10 में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो f हमारे पास ग्रेटर होगी तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है वो भी आपने इसी तरह स्टडी करने हैं कि अगर किसी चीज का मास बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो ये सारा आपका क्या है, होम टास्क था। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की, जो है हमारे पास साउंड। साउंड में जो है सबसे पहले आपको साउंड की डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। साउंड क्या होती है, वेव्स होती है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है फ्रॉम एनर्जी। अब साउंड के लिए जो है हमारे पास मीडियम और वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिट नंबर हमारे पास है 11, टॉपिक हमारे पास है साउंड्स एंड हमने क्या करना है कि सबसे पहले साउंड्स को जो है वो डिस्कस करना है। साउंड क्या करती है कि ऑलवेज रिक्वायर करती है मीडियम। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा इसके ऊपर वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी होगी मीडियम के अंदर तब ये साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे आपके पास ये है एक एयर मीडियम है, इसमें एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आपने क्या किया है, साउंड जो है वो दी, वो वेव्स की फॉर्म में इससे स्ट्राइक करेगी, अपनी एनर्जी इन जो है पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देगी, वो अपनी एनर्जी इसी तरह ट्रांसफर होती रहेगी। तो साउंड का बेसिकली मीडियम रिक्वायर करता है वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें हमारे पास जो है 3 जो है इसके सब टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वेव्स जो हैं साउंड वेव्स के लिए, साउंड वेव्स जो है वो ऑलवेज प्रोड्यूस
waves are produced by vibrating body। इसके बाद आ जाता है, ठीक है, उसकी साउंड जो है वो रिक्वायर करती है, साउंड रिक्वायर मीडियम। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले मीडियम चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन। ओके स्टूडेंट, तीसरा जो इसका सब टॉपिक है नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल की जो है नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हमारे पास क्या है कि साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होती है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसकी एग्जांपल जो है हम देखते हैं कैसे जो है वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है तो आपकी लैबोरेटरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके क्या है, ये आर्म्स है जिसको हम प्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, रबर हैमर जो है इसके साथ स्ट्राइक करना है, तो ये अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको वाइब्रेशन बोल रहे हैं, तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। आप कैसे सुना, कोई एयर की मदद से जो है यहाँ से आप सुन सकते हो। तो ये वाला जो है हमारा साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा हमारे पास उसने कहा है कि साउंड रिक्वायर करती है मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास जो है एक ग्लास जार है, ठीक है। ग्लास जार के अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक बेल जो है वो रखी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल को आपने क्या करना है, एक पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया, इसको वैक्यूम के ऊपर रखा है हमने, ठीक है। वैक्यूम इसके ऊपर रखा हुआ है। एयर के पार्टिकल्स मीडियम में प्रेजेंट है क्योंकि ये ओपन है। जैसे ही आप इसको करंट दोगे तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल से क्या है वो क्या साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या करेगी, रिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वैक्यूम से क्या है, हवा निकालना शुरू कर देगी। जैसे जैसे आप हवा निकालोगे उसकी आवाज क्या है बंद हो जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे हमने एयर के पार्टिकल्स को रिमूव करवा दिया मीडियम में से, तो वाइब्रेशन जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। अब क्या करना है, आप जो है वैक्यूम को हटा दें, एयर दोबारा एंटर करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे एयर एंटर होगी ये क्या करेगा, रिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा, साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको ये मीडियम जो है वो रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, आपको पता है साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, वो जिनके लिए मीडियम रिक्वायर होता है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो इसकी ही जो है वो एक टाइप है। अब क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल में जैसे जैसे आपकी बॉडी मूव करती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं वेव्स के साथ साथ, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसकी एग्जांपल जो है हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की नेचर की। ओके, वो है ट्यूनिंग फोक लिया, ठीक है। रबर हैमर से जो है आपने क्या करना है, इसको स्ट्राइक करवाना है। रबर हैमर से जब आप स्ट्राइक करेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन के जो है आगे पीछे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वेव्स प्रेजेंट है। जैसे ही पुश करेंगे इनके दरमियान क्या हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी, क्लोज आ जाएंगी। यहाँ पे क्या हो गई, कम प्रेस हो गए, ठीक है, तो कंप्रेशन हो गई। इसी तरह ये कंप्रेशन यहाँ से जब प्लेन हो जाएगी आगे ट्रांसफर कर देगी एट द एंड तक। अब क्या होगा, ये तो एक साइड पे थी, अब इस साइड पे जब ये मूव करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने क्या होगा, इनके दरमियान जितना भी वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब क्या होगा, ये जैसे मूव किया था यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, फिर ये क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, एट द एंड तक जो है हमारे पास रिफ्रैक्शन का जो है वो फिनोमिना
अकर होता रहेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की नेचर है। अब हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हमारे पास लाउडनेस है। फर्स्ट है हमारे पास लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या होता है? ऊंची आवाज को नहीं कहेंगे हम, इसमें डिम को भी बताएंगे, हम इसमें लाउड को भी बताएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो ज्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, उसकी आवाज क्या होगी? लाउड होगी, ठीक है, हायर होगी। और जिसकी क्या है वाइब्रेटिंग बॉडी कम जो है कर रही होगी, उसकी क्या होगी? हाई नहीं होगी, लो होगी। तो ये लाउडनेस जो है डिम एंड लाउड आ जाता है। अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो है वो टू फैक्टर्स पे जो है डिपेंड, थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मीन लेवल एंड पीक लेवल, ठीक है। ये आपके पास वेव है, मीन से पीक तक का जो है आपके पास डिस्टेंस, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड जो है अगर हमारा हायर है तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तो आवाज क्या होगी? लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड लो होगा तो आवाज क्या होगी? डिम होगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है ड्रम बीट की दी हुई है, स्ट्रिंग ऑफ द सितार या फिर गिटार की दी हुई है। एरिया क्या होता है? उसके बाद एरिया करता है, लाउडनेस के ऊपर डिपेंड जो करता है एम्पलीट्यूड, एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा हमारे पास क्या है? साउंड भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आपके पास ये एक ड्रम है, इसका एरिया इतना है, ठीक है। तो ये ड्रम है, इसका एरिया छोटा है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा होंगे और इसीलिए साउंड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे पार्टिकल कम होंगे तो साउंड क्या आएगी? वो कम आएगी। तो इसमें ये वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद आपकी एग्जांपल आ जाती है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब डिस्टेंस जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से अगर ज्यादा होगा तो आवाज क्या है? कम होगी। अगर करीब होगा तो आवाज क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस अगर आपका वाइब्रेटिंग बॉडी से ज्यादा है तो आपके क्या होगा? आवाज जो है वो डिम होगी। अगर कम है, ठीक है, तो आपका लाउड होगी। इसी तरह हमारे पास आ जाती है पिच। ये जो है लाउडनेस जो है हमारे पास ओनली जो है इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ये फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। पिच आ जाता है, पिच क्या करते हैं? आपने डेफिनेशन जो है वो बुक से जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपने जो है वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन को वो स्टडी करना है, बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। पिच हमारे पास क्या होता है? पिच होता है कि कोई आपकी श्रिल एंड ग्रेव जो साउंड है, ठीक है। ग्रेव जो हमारे पास साउंड्स है उनके दरमियान जो है वो हमें बताती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी जो है नंबर ऑफ वेव्स, एक जो है वो 5 जो है 2 सेकंड में पास आउट हो रही है और एक में 3 जो है 2 सेकंड में पास हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हायर होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लोअर होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाई पिच होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी क्या कहते हैं? क्वालिटी आपको पता है कि चीजों की क्वालिटी होती है। जैसे आप पेन्स को यूज कर रहे हो, एक कागज का कर रहे हो, एक पियानो का, आप तब तक जो है अगर उनका कलर सेम है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे। आप क्या करोगे? उसके नाम से, उसकी क्वालिटी से जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। क्वालिटी में क्या हमारे पास, क्वालिटी को जो है हम डिस्कस कर रहे थे। क्वालिटी में क्या था हमारे पास? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड थी, ये हमें बताती थी डिफरेंस बिटवीन करके पिच के एंड लाउडनेस के। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो क्वालिटी इस साउंड की है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की? आपकी जो बुक में है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दिया हुआ है। ट्यूनिंग फोक की जो वेव फॉर्म जो आएगी, वेव फॉर्म से हम देखेंगे कि ये जो है साउंड ये इस ट्यूनिंग फोक की है। इसी तरह फ्लूट की जो है वो दी हुई है, ये आपको वेरिएशन नजर आ रही है बेस में, तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी साउंड थी हमारे पास? ये क्वालिटी थी, ये फ्लूट की थी। क्लैरिनेट दिया हुआ, क्लैरिनेट में भी वेरिएशंस आ रही है। वेव फॉर्म से जो है वो हम जो है किसी भी साउंड की जो है वो क्वालिटी को देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल जो है वो आपको पता है ईसीजी में क्या होता है कि आपकी जो है वेव्स को देखा जाता है, जब वो हार्ट बीट जो है वो कितना वाइब्रेट की है या कितनी उसकी साउंड थी। तो अगर इसमें जो है वेव्स आपकी ऐसी होती है, ठीक है, अगर इसमें वेरिएशंस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है हार्ट में जो है वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी की मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड पिच। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, ओवर टाइम मल्टीप्लाई एरिया। अब आपको पता है E ओवर T किसके बराबर होता है, पावर के। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, और एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, वाट मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या कहते हैं कि आपको जो है बताता है कि इसका लेवल जो है वो कहाँ तक होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साउंड जो है वो बहुत ज्यादा है और दूसरी जो इसकी इंटेंसिटी लेवल का साउंड जो है वो बहुत कम है। इसमें हमारे पास 2 जो है फेंटस साउंड लेवल जो है वो 10 रेज के पावर -12 होना चाहिए। ये जो था वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राउंडबेक, उसने इसको जो है रेफरेंस जो था हमें इंटेंसिटी लेवल बता दिया था। अब क्या है, ये सिर्फ इंटेंसिटी लेवल के ऊपर नहीं डिपेंड करती है कि आपकी जो है यहाँ से लेकर 10 रेज के पावर -12 से लेकर 1 वाट मीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। नो, ये इसकी फिजिकल कंडीशन जो है आपके कानों के उसके ऊपर भी प्रेजेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें जो है लाउडनेस जो है साउंड लेवल को जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आपके पास क्या होगा, ये L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल log I, ये हमारे पास अननोन साउंड की है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप रिमूव करोगे तो हमारे पास K आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, L नोट वाली जो है हमारे पास फेंटस जो है जो हमने रेफरेंस जो थी साउंड लेवल की इंटेंसिटी ली थी वो है। ठीक है, L नोट मल्टीप्लाई log I नोट। अब यहाँ पे भी K लगाएंगे, कांस्टेंट को जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, 2 को -1 जो है इसमें से कर देना है। ठीक है, L नोट माइनस L इक्वल है K log I और K log नोट, ये बन गया। अब आपको पता है K जो है कॉमन है, इसको Y ले लेते हैं, log की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ गया बेल में, log I ओवर I नोट। अब जो बेल है वो जो है हमारे पास क्या है कि वो बड़ा यूनिट है, उसको हमने छोटे यूनिट में जाना है। छोटे यूनिट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 log लेंगे ओवर I नोट। ठीक है, I ओवर I नोट, तो ये आपका क्या है, डेसिबल में था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है कि कोई भी जो साउंड्स है वो एक सरफेस एरिया पे क्या किए, इंसिडेंट करके जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, बुक में जो इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है कि कोई भी साउंड जो एक मीडियम पे जो है वो इंसिडेंट करे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। टॉपिक हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इको भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, इसने क्या किया है, अपनी साउंड जो है वो प्रोड्यूस की है। ठीक है, यहाँ पे जो है आवाज प्रेजेंट है, क्या होगा, इसकी आवाज जो है इससे इंसिडेंट करेगी, टकरा कर वापस आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई है और दोबारा जो है उसको सुनाई देगी। तो ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था। अब इसके लिए ये नहीं है कि आप जो है 1 मिनट पहले बोल रहे हो और आवाज जो है आपकी 10 मिनट बाद आए, इसके लिए हमारे पास क्या है, टाइम होना चाहिए। टाइम क्या है हमारे पास, 0.1 सेकेंड में रिफ्लेक्शन भी हो और इंसिडेंट भी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वेलोसिटी 340 पर मीटर सेकेंड जो है ये हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए। यहां तक अगर 0.1 टाइम वो ले रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी। इसके बाद वेलोसिटी दे दी है, हमें डिस्टेंस जो है वो देखना है कि हमारा जो है जब हमारी आवाज जो है वो टकरा रही है उसका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, d = v ओवर t, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए d को क्या करेंगे हम, d हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो आप जो है टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, और हमारे पास जो है वो d आ जाएगा।
वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 340 और टाइम हमारे पास है 0.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 34 आ जाएगा। यहाँ तक जो था ये इसका डिस्टेंस, तो ये ओवरऑल होगा रिफ्लेक्शन का भी इंसिडेंट का। हमें चाहिए सिर्फ इंसिडेंट का, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 17 मीटर आ जाएगा। तो ये आपकी एग्जांपल थी साउंड में जो है वेव्स जो है किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस तरह हमारे जो है वाटर में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक उन्होंने टेबल है, उसके ऊपर क्या रखा है 2 जो है पाइप्स को रखा हुआ है, ठीक है। एक के जो है एंड पे उन्होंने क्लॉक रख दिया है, ठीक है। क्लॉक क्या करेगा, उसका अलार्म सेट कर दिया है। दूसरे पे आपने क्या रखिए, अपना कान लगा लिया ऐसा। यहाँ पे जो है स्क्रीन प्रेजेंट है। जैसे ही अलार्म बजेगा क्या होगा, साउंड वेव इसमें ट्रेवल करेगी, यहाँ पे क्या करेगी इंसिडेंट करेगी, ठीक है। इंसिडेंट करने के बाद वो यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो है कान में पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, अगर सेम होंगे तो हमें क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो नजर आएगी। लेकिन अगर क्या है, मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा आगे रख देती हूँ, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास लॉ है। तो अगर तो ये पूरा हो रहा है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है। इसके बाद आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड कितनी होती है साउंड की, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में क्या है हमारे पास, गैसेज है, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स आपको पता है फार अवे होते हैं एक दूसरे से। इसके बाद लिक्विड है, लिक्विड में थोड़े थोड़े करीब होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड। सॉलिड में जो है वो क्लोजली जो है पैक होते हैं। अब हम इनके कंपैरिजन में देखते हैं कि जब साउंड जो है इसके साथ जो है गैस के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो एनर्जी जो है वो ऐसे यहाँ से आगे जो है ट्रांसफर होती जाएगी। लिक्विड में जो है इसी तरह साउंड जो है वो स्ट्राइक करेंगी तो एनर्जी जो है वो सारे पार्टिकल्स में जो है वो चले जाएगी। अब क्या हो रहा है कि गैस में जो है स्पेस है, तो ये जो है 5 टाइम्स जो है लेसर है देन लिक्विड, यानी लिक्विड जो है उसकी स्पीड जो है साउंड की वो गैस के क्या है 5 टाइम ग्रेटर है। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड का कंपैरिजन देख लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक है, यहाँ पे जो है एनर्जी कम चाहिएगी, साउंड जो है वो इजीली ट्रेवल होती रहेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। इसीलिए यहाँ पे जो है 50 टाइम्स जो है वो साउंड ग्रेटर देन है लिक्विड के, सॉलिड की जो है। तो ये आपकी थी स्पीड ऑफ साउंड। अब आपने क्या करना है कि आपने एक लेना है, किसी चीज को मेजर करना है, वो टेप ले लें, ठीक है, स्टॉप वॉच ले लें, और उसके बाद आप क्या ले लें, स्टॉप वॉच के बाद, ठीक है, टेप ली, ये मेजरिंग करने के लिए है, ठीक है, स्टॉप वॉच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 10 टाइम्स क्लैप करना है, ठीक है। जब आपने क्लैपिंग स्टार्ट करनी है तो स्टॉप वॉच को क्या कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने से क्या होगा, क्लैपिंग जो है वो इंसिडेंट करेगी किसी भी जो है वॉल के ऊपर, ना आप कह लें कोई भी मीडियम के साथ स्ट्राइक करेगी। फिर क्या होगा, इसका डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। अब रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में तो हमें रिफ्लेक्शन जो होके वापस मीडियम में जाती है उसका भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये होगा, ये भी 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 100 मीटर, ठीक है। साउंड की जो हमारा टाइम था वो हमें कितना था, 0.1 सेकेंड, ठीक है। इतना जो टाइम होगा तब हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कि 34 है, तो ये आप जो वेव इक्वेशन में जो है वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो वेव इक्वेशन की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ जाएगी। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। हमने जो है वो स्पीड ऑफ साउंड तक डिस्कस किया है। ओके, अल्लाह हाफिज।